Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर्स में हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स डिस्कस किए थे जो हम फिज़िक्स में डिफरेंट डेरिवेशंस करते हुए यूज़ करेंगे. नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट यूनिट विच इज़ फिज़िकल वर्ड एंड मेजरमेंट. तो फिज़िकल वर्ड हमारे आसपास जो फिज़िकल चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. और मेजरमेंट का मतलब है मापना. तो कोई भी फिज़िकल चीज़ को हम किस तरह से मापते हैं और उनके लिए क्या क्या डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, उस चीज़ को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली वी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस यूनिट. तो जो जो टर्म्स रिलेटेड हैं हमारी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम बेसिक चीज़ों के साथ. सो द फर्स्ट थिंग इज साइंस. तो साइंस बेसिकली लैटिन वर्ब से लिया गया शब्द है और वो लैटिन वर्ब है साइंशिया, जिसका मतलब है टू नो. तो शुरू से ही साइंटिस्ट क्या करते आए कि नेचुरल फिनोमिनास को स्टडी करते रहे. तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और उनसे जो भी रिजल्ट्स निकले, मतलब उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, उनको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर लिया गया और उस सारी चीज़ को साइंस का नाम दे दिया गया. सो द वर्ड साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंशिया मीनिंग टू नो, जिसका मतलब है टू नो. सो द नॉलेज विच ह्यूमन्स हैव गेन्ड through observations and experiments when organized systematically is known as science. तो different observations जो experiment से ली गई, उनको जब systematically organize किया गया तो उस सारी चीज़ को science का नाम दे दिया गया. तो जो ये सारी नॉलेज, जो सारे एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी देर से चलते आए, मतलब कि इनको सालों साल लगे, कई सारे साइंटिस्ट ने मिलके कई सारी थ्योरीज दी, कई सारे लॉज हमने देखे. अभी तक हमने बेसिक 8, 9, 10th में भी पढ़े हैं, तो अभी उनको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो ये जो नॉलेज जो सारी गेन की गई, इनको मेनली कुछ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया. सो द साइंसेज विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज फिजिकल साइंसेज. तो जो साइंसेज की जो ब्रांचेस, तो इनको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया. तो जो ब्रांचेस नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी से रिलेटेड थी, उनको फिजिकल साइंसेज की कैटेगरी में रखा गया. और सम एग्जांपल्स आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ओशियनोलॉजी एंड देयर आर मैनी मोर साइंसेज एज वेल. तो कई सारी और है. और साइंसेज जिन्होंने लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी की गई, तो उन ब्रांचेस को नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंसेज. तो ब्रॉडली वो बायोलॉजिकल साइंसेज उनको नाम दे दिया गया. और उसके अंदर आगे डिफरेंट ब्रांचेज है लाइक बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एटसेट्रा. सो द साइंसेज विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज फिजिकल साइंसेज. और उनके एग्जाम्पल्स हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ओशियनोलॉजी. एंड द साइंसेज विच डील्स विद लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेज. एग्जाम्पल बॉटनी, जोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस एटसेट्रा. तो अभी ये जो सारे लॉज, ये सारी थ्योरीज साइंटिस्ट ने किस तरह से डेवलप की. तो देयर आर सर्टन साइंटिफिक मेथड्स. तो हमने जितनी भी नॉलेज गेन की आज तक डिफरेंट साइंटिस्ट ने, तो एक साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो किया जाता है. तो द साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन डेप्थ. तो जो नेचुरली अकर कर रहे हैं जो फिनोमिना, इज टेकिंग एन एग्जांपल. तो आपके हाथ में पेन है और पेन छूट जाता है, तो पेन हमेशा नीचे की ओर गिरता है, पेन कभी भी हवा में ऊपर की ओर नहीं जाता. तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना. और जब इस चीज़ को स्टडी किया गया तो ग्रेविटी का कंसेप्ट आया. ठीक है ना. तो हमने ये देखा कि कभी भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करेगी तो वो अर्थ की ओर जाएगी. क्यों? क्योंकि अर्थ की एक प्रॉपर्टी है ग्रेविटी, जिसके कारण अर्थ उस चीज़ को अपनी ओर खींचेगी. तो इन सब को ये सिस्टमेटिक अटेम्प्ट की गई, तभी हमें समझ आया. और आज हम सिस्टमेटिकली वे में कह सकते हैं कि अर्थ हैज़ ग्रेविटी. तो इस तरह से नेचुरल फिनोमिनास को डेप्थ में जब स्टडी किया गया तो उससे हमें कुछ जानकारी मिली और उस जानकारी को हमने यूज़ किया
टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल द फिनोमिना। तो हम अब प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर आपके हाथ से पेन या पेंसिल गिरेगी तो मैं बता सकता हूँ कि वो पेन पेंसिल क्या होगी, वो पेन पेंसिल नीचे फ्लोर की तरफ ही जाएगी। तो हमने उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मैंने किसी को भी, जैसे अगर सपोज करो हमने क्रिकेट खेल रहा है कोई खिलाड़ी, तो प्लेयर जब क्रिकेट खेलते हैं तो उन्हें पता है बॉल अगर हाथ से छूटेगी तो नीचे ही जाएगी। अगर उस प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को बॉल अगर देनी है तो वो क्या करता है, वो हवा में कुछ एंगल बना के उस बॉल को फेंकता है, सो दैट वो एक बॉल, एक प्रोजेक्टाइल बनता हुआ दूसरे प्लेयर तक पहुंच जाए। तो वी हैव कंट्रोल्ड दैट फिनोमिना। तो हमने क्या किया, हमने एक इस तरह से तरीका निकाल लिया कि हम इस तरह से फेंकेंगे ताकि एक प्रोजेक्टाइल बने और दूसरे के हाथ में, दूसरे फील्डर के हाथ में बॉल जाके गिर जाए। तो इस तरह से हम क्यों कर पाए, क्योंकि हमने इसका एक सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी किया उसका फिनोमिना को, और उसको फिर हमने अपने लिए यूज कर लिया। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड्स के डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो किस तरह से एक किसी भी चीज या किसी भी फिनोमिना को किस तरह से पढ़ा जाता है, तो दैट इज द साइंटिफिक मेथड और इट हैज डिफरेंट स्टेप्स। तो पहला स्टेप है टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और उनका जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है तो उनको एक सिस्टमेटिक वे में हमने अरेंज कर लेना है। देन वी विल स्टडी द ऑब्जर्वेशन। तो अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन मतलब हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट आ गए हैं, तो अब हम उनको बेस्ड ऑन देयर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग हम स्टडी करते हैं। तो क्वालिटेटिव मतलब उनकी क्वालिटी की, उनमें क्या खासियत है उन ऑब्जर्वेशन में, उसके हिसाब से, और कितनी क्वांटिटी में वो ऑब्जर्वेशंस अक्कर हुई हैं। मतलब अगर हमने पेन को ड्रॉप कर दिया, अगर हमने पेन को छोड़ दिया तो पेन अगर हमने 10 बार छोड़ा तो 10 बार में से कितनी बार नीचे गिरा, तो एवरी टाइम इट हैज गॉन डाउन। तो ये क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं। बेस्ड ऑन दो स्टडीज एक मैथमेटिकल मॉडलिंग दे दी जाती है, दैट इज सजेस्टिंग सम मॉडल टू अकाउंट फॉर द ऑब्जर्व बिहेवियर। तो जो हमारे पास बिहेवियर आया तो उसका एक मैथमेटिकल मॉडलिंग दे दी। तो मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया कि एक प्लेयर ने बॉल फेंकी कुछ एंगल पे ऊपर की ओर और बॉल एक प्रोजेक्टाइल बना के, मतलब वो बॉल गिरी और ये इस तरह से ऐसे ऊपर गई और नीचे आई, ऐसे एक कर्व बना के गई और दूसरे प्लेयर के हाथ में चलेगी। तो ये कितनी दूरी तय करेगी, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट तय करेगी, इन सब को जब हम मैथमेटिकली हमने एक मॉडल दे दिया, मतलब एक फॉर्मूला दे दिया, तो हमने किसके बिहाफ पे दिया, हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करके ये चीज़ देखी। उसके बाद जब हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल आ गया, हमने थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन की व्हाट इज नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड मॉडल। तो थ्योरेटिकली हमने देखा कि क्या चीज़ें ऐसी थी जो हमारे सजेस्टेड मॉडल में ऑब्जर्व नहीं की गई, और अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई, तो उस चीज़ को हमने थ्योरेटिकली देखा। एंड देन वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। तो साथ साथ हमने ये देखा कि हमारा जो मैथमेटिकल हमने मॉडल दिया है क्या वेरीफाई होता है वो, जो हम अगर कोई भी चीज़ अगर वैल्यू थ्योरेटिकली पुट करते हैं तो क्या प्रैक्टिकली भी वो चीज़ हमारे पास आ रही है ऑब्जर्वेशन, और अगर नहीं आ रही है तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, और अगर आ रही है तो दैट विल बी वेरीफाइड। तो वेरीफाई भी कर सकते हैं और फॉल्सिफिकेशन ऑफ दैट मॉडल होती है। तो एट द एंड उस चीज़ को फाइनल रिजल्ट के तौर पे हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब डिफरेंट थ्योरीज या डिफरेंट लॉज इस तरह से डेवलप किए गए। नाउ द साइंटिफिक थ्योरी। सो साइंस में क्या हुआ कि साइंस में हमने देख लिया कि साइंस बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर लिया गया, लेकिन ये साइंस जो है हमारा सब्जेक्ट, ये साइंस इज एवर चेंजिंग। तो साइंस इज एवर डायनामिक, मतलब ये इसमें डेवलपमेंट होती रहती है। तो आज जो लॉ हम स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है कल कोई ऑब्जर्वेशंस आए तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए। तो जो शुरू में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई उनके बेस पे कई साइंटिस्ट ने कुछ अपनी थ्योरीज दे दी, लेकिन आने वाले टाइम में कई साइंटिस्ट ने और कई सारी ऑब्जर्वेशंस की और ये प्रूव किया कि जो पहले थ्योरीज दी गई थी वो बिल्कुल सही नहीं थी, कई चीज़ें उनके अंदर कई कमियां थी, तो उन्होंने उन चीज़ों को मॉडिफाई किया। सो साइंटिफिक थ्योरी, द साइंस इज एवर डायनामिक, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, नो अनक्वेश्चंड अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया गया हो। तो हमेशा जो भी थ्योरी आती है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है, क्योंकि क्वेश्चनिंग करने से ही हमें पता लगता है कि क्या वो थ्योरी सभी चीज़ों का रिजल्ट बिल्कुल सही दे रही है, और अगर नहीं दे रही तो इसको निकाला जाता है कि क्यों ऐसा रिजल्ट उसका एप्रोप्रिएट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए।
तो सम एग्जांपल्स आर देयर वेयर स्मॉल डिस्क्रिपेंसीज हैव लेड टू न्यू थ्योरीज इन फिजिक्स। तो कई सारे हमारे पास एग्जांपल मिल जाते हैं जहाँ पे कुछ थोड़ी थोड़ी कमियों के कारण नई थ्योरीज निकली। तो कुछ थ्योरीज में कुछ कमियां थी। तो एक एग्जांपल है द कंसेप्ट ऑफ फ्लैट अर्थ। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट दिया गया कि अर्थ फ्लैट है, तो अर्थ एक फ्लैट सरफेस है, ऐसा कंसेप्ट सबसे पहले दिया गया था। उसके बाद उस कंसेप्ट को रिप्लेस किया गया बाय द कंसेप्ट दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। तो ये कैसे किया गया? फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्टेंट शिप्स इन सी। तो जब शिप्स में हमें, अगर आपको पता है कि अर्थ जो है, अर्थ एक स्फेरिकल शेप है, तो अर्थ में हर 50 किलोमीटर के बाद एक कर्व आ जाता है थोड़ा सा। तो आफ्टर एवरी 50 किलोमीटर्स अर्थ का सरफेस में कुछ कर्व आ जाता है। तो अल्टीमेटली जब सी में डिस्टेंट, बहुत दूर दूर की शिप्स को ऑब्जर्व किया गया, तो देखा गया कि शिप्स दूर जाते जाते दिखनी बंद हो जाती हैं। तो इसका मतलब शिप कहीं पे कर्व में नीचे चली जाती हैं। तो अल्टीमेटली जब पहले कंसेप्ट फ्लैट अर्थ का था, उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय द कंसेप्ट दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। एक और थ्योरी थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी में ये कहा गया था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर पे है और बाकी सारे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सन। तो बाकी सारी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं और अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है। लेकिन उसके बाद एक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई जिसने बोला कि नहीं, सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है एंड एवरी अदर प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। सो उसके बाद इस चीज़ को बैकअप मिला कि जब हमने डिफरेंट सैटेलाइट्स जब लॉन्च किए गए, तो उसके बाद इस चीज़ को जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि यस, सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड एवरी अदर प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। तो बाकी सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट मिली उससे। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एवर डेवलपिंग थ्योरी इज ऑप्टिक्स। तो लाइट के केस में बहुत सारी स्टडी हुई। तो सबसे पहले न्यूटन ने लाइट को स्टडी किया और उन्होंने कहा कि लाइट कई सारे पार्टिकल से मिलके बनी है और उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कुलर, और कॉर्पस्कुलर थ्योरी दे दी उन्होंने उसमें माना कि लाइट एक रे की तरह ट्रैवल करती है और लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स और उनका नाम है कॉर्पस्कुलर पार्टिकल्स, और उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। लेकिन उसके बाद लाइट ने कई सारे ऐसे फिनोमिना शो किए जो ये सपोर्ट करते थे, जो एक वेव शो करती है। तो अल्टीमेटली न्यूटन इस चीज़ को अच्छे से समझा नहीं पाए कि ये लाइट वेव फिनोमिना क्यों शो करती है। उसके बाद इस कॉर्पस्कुलर थ्योरी को रिप्लेस किया हाइजन की वेव थ्योरी ने, और हाइजन की वेव थ्योरी ने वेव फिनोमिना ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया। लेटर ऑन दिस थ्योरी वाज रिप्लेस्ड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। फिर प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो क्वांटा ऑफ लाइट, मतलब क्वांटा ऑफ लाइट मतलब पैकेट्स की बनी होती है और उन सबको फोटोन्स नाम दिया। तो वो क्वांटा जो है उनको उन्होंने नाम दे दिया फोटोन्स। तो अल्टीमेटली प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी एंड फाइनली डी ब्रॉगली ने लाइट के ड्यूल नेचर को समझाया और उन्होंने ड्यूल नेचर थ्योरी ऑफ लाइट दी। सो इस तरह से कई सारी डेवलपमेंट्स हुई इन द स्टडी ऑफ लाइट। तो हमारे ऑप्टिक्स में कई सारे साइंटिस्ट ने कई सारी थ्योरीज दी। तो एवर चेंजिंग थ्योरीज थी ये। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे साइंटिस्ट को लाइट के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिला। और ये कैसे मिला? थ्रू डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। सो नाउ कमिंग टू आवर बेसिक सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स साइंस की ही एक ब्रांच है और ये स्टडी करती है नेचुरल फिनोमिना। So physics is a basic discipline in the category of natural sciences. The word physics comes from the Greek word physis, meaning nature. तो physics जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया शब्द है और physis शब्द से लिया गया है ये, और इसका मतलब है नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिजिक्स एक
वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब फिजिक्स में हम नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करते हैं. सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. तो नेचर और नेचुरल फिनोमिना को स्टडी किया गया फिजिक्स में. तो फिजिक्स, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो किस तरह से हम स्टडी करते हैं. तो बेसिकली फिजिक्स में हम दो डोमेन्स में स्टडी या काम करते हैं. एक होती है मैक्रोस्कोपिक डोमेन और दूसरी है माइक्रोस्कोपिक डोमेन. तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हम फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं. तो फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि जैसा कि हम अगर एक पेन को स्टडी करें, मोशन ऑफ अ कार को स्टडी करते हैं, बाइक को स्टडी कर लें हम, तो इन ये सारे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका एक फाइनाइट साइज है, जिनको हम देख सकते हैं आराम से, तो उनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स में. ठीक है, तो इसको क्लासिकल फिजिक्स में इंक्लूड किया जाता है. माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं, उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जो बहुत ही छोटे साइज के हैं और नेकेड आई से देखे नहीं जा सकते. तो हम आराम से उन्हें नहीं देख सकते, हमें विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स उनको देखना पड़ता है. तो इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कह देते हैं. और वो सारे जो पार्टिकल्स की स्टडी है उसको हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में स्टडी करते हैं. इसको मॉडर्न फिजिक्स का भी पार्ट कह दिया जाता है. सो मैक्रोस्कोपिक डोमेन includes the study of phenomena involving objects of finite size. This makes up a classical physics. तो ये classical physics का पार्ट बनता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन. और माइक्रोस्कोपिक डोमेन includes the study of phenomena involving molecules, atoms, nuclei, electrons and other elementary particles. तो बेसिकली हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में जो मैटर है, मैटर डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बना है और मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलके बने हैं और एटम्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से मिलके बने हैं. और एटम्स में एक छोटा सा एक जगह में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इकट्ठे पड़े होते हैं और वो वहाँ जहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियस. तो इन सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, इन चीज़ों को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इन चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आती हैं और ये सारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट कहलाता है. तो क्लासिकल फिजिक्स में आगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं, लाइक मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स. तो जैसा मैंने आपको बोला, अगर हम किसी भी कार के मोशन को स्टडी करेंगे तो मोशन को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर मैकेनिक्स आ जाएगा. थर्मोडायनेमिक्स जब हम टेम्परेचर के रिलेटेड उसके स्टडी करेंगे किसी बॉडी की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, लाइट की स्टडी, तो ये सारे जो हमारे पास हैं ये क्लासिकल फिजिक्स के सब्जेक्ट आ जाते हैं. और इन के थ्रू हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन को स्टडी नहीं कर पाते हैं. तो इसके लिए हमें मॉडर्न फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है और मॉडर्न फिजिक्स में आज के टाइम क्वांटम थ्योरी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है. सो द क्लासिकल फिजिक्स इज इनएडिक्वेट टू हैंडल द माइक्रोस्कोपिक डोमेन where we deal with the constitution and structure of matter at minute scale of atoms nuclei. Quantum theory is currently accepted as the proper framework for explaining microscopic domain. तो क्वांटम थ्योरी हमारे पास आज के टाइम हम वाइडली एक्सेप्ट करते हैं और इसके थ्रू हम माइक्रोस्कोपी मतलब मॉडर्न फिजिक्स में जहाँ पर मैटर के माइन्यूट पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्वांटम थ्योरी का यूज़ करते हैं. फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी. तो आज हम देखते हैं हमारे लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं वो सारी फिज़िक्स की डेवलपमेंट के साथ ही हमारी लाइफ में आई. तो आज अगर हम ये लेक्चर देख रहे हैं तो हमारे पास मोबाइल्स, हमारे पास कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या हम कहें कि हमारे पास इंटरनेट, कम्युनिकेशन मीडिया, टेलीविज़न, टेलीफोन, एवरीथिंग is related to the development of physics. तो जैसे जैसे फिजिक्स ने डेवलपमेंट की है वैसे वैसे सोसाइटी के रहने का तरीका या सोसाइटी में हम उसका कहें उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है. सो फिजिक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू सोसाइटी. मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन फिजिक्स हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे
द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज हम टीवी पे हमारे पास डिफरेंट चैनल्स हैं, तो वी कैन वॉच द एवरी चैनल एट एनी टाइम। तो ये सारी डेवलपमेंट जो है वो फिजिक्स की डेवलपमेंट के साथ ही। द डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ एटसेट्रा एनेबल अस टू ट्रांसमिट मैसेजेस इंस्टेंटली। तो वी आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, वी आर यूजिंग व्हाट्सएप, फेसबुक एंड यूट्यूब, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव चेंज द वे वी लिव और वी ट्रैवल। तो आज के टाइम हमारे पास कार्स हैं, हमारे पास ट्रेन्स है, नाउ वी आर गेटिंग बुलेट ट्रेन्स एज वेल। तो हमारे पास ये सारा जो चीज़ है, हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट के वेज हैं, तो जिस तरह से फिजिक्स ने डेवलपमेंट की है वैसे वैसे नए से नए इंजन्स की डेवलपमेंट हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ चलने वाली कार्स, तेज़ चलने वाली बसेस और वी कैन से ट्रेन्स की डेवलपमेंट हुई है, एरोप्लेन्स की डेवलपमेंट हुई। तो इस तरह से फिजिक्स ने सोसाइटी पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। एडवांसेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, लेजर्स हैव ग्रेटली एनरिच्ड द सोसाइटी। तो आज हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिंग्स आती हैं, तो सारी जो हमारे पास इंडस्ट्री है तो उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स के थ्रू ही सारी जो हमारी इक्विपमेंट है वो डेवलप हुए हैं। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि फिजिक्स इज वेरी डीपली रिलेटेड टू द सोसाइटी। तो सोसाइटी की डेवलपमेंट में फिजिक्स का सबसे बड़ा योगदान है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सर्टेन फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा हम स्टडी करते हैं जो चीज़, तो फोर्स का बारे में बहुत बार बात होती है। तो बेसिकली आपने फोर्स की सिंपल डेफिनेशन आपने 8th 9th 10th क्लासेस में आपने स्टडी की होगी। तो फोर्स इज एनी एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच ट्राइज टू मूव अ स्टेशनरी बॉडी, which tries to stop a moving body, which tries to deform the shape or bring the deformation, which tries or tries to, तो जो कोशिश करती है या कर देती है। तो फोर्स एक वो एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल जो एक रुकी हुई बॉडी को चलाने की कोशिश करती है या चला देती है, चलती हुई बॉडी को रोकने की कोशिश करती है या रोक देती है, एक बॉडी को डिफॉर्म करने की या तोड़ने की कोशिश करती है या तोड़ देती है, एक बॉडी की डायरेक्शन और मूवमेंट को चेंज करने की कोशिश करती है या कर देती है। तो ये एफर्ट को फोर्स कहा जाता है। तो मतलब ये नहीं है कि अगर चलती हुई बॉडी को रोक देगी तभी फोर्स है, रोकने की कोशिश भी करेगी, बेशक बॉडी ना रुके तो भी फोर्स ही कहलाएगी, वो उसको स्लो डाउन कर देगी बेशक रोक ना पाए। सो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास फोर्स, डिफरेंट फोर्सेज हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ फोर्सेज। फ्रिक्शनल फोर्स होती है हमारे पास, वी हैव मैग्नेटिक फोर्सेज, वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, वी हैव नंबर ऑफ फोर्सेज। तो बेसिकली हमारे पास ये सारी फोर्सेज हम देखते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेज से निकल के आती हैं। सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इट हैज रिवील्ड दैट ऑल द फोर्सेज अकरिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट अराइज फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो हमारे पास ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं नेचर में, और इन फोर्सेज के कारण ही दूसरे फॉर्म ऑफ फोर्सेज डेवलप होती हैं। तो सबसे पहला एक बेसिक चीज़ है बेटा, फिजिक्स में हम क्या ट्राई करते हैं, हम फिजिक्स में किसी भी फिनोमिना को स्टडी करते हैं, जब हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं तो हम उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको तोड़ लेते हैं और फिर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम स्टडी करते हैं। जैसे आप एक साइंस का एग्जांपल लो, साइंस हमने देखा कि साइंस में हम क्या करते हैं, साइंस में हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उनको एक सिस्टमेटिक वे में हम अरेंज कर लेते हैं। तो ये साइंस है। फिर साइंस का फर्दर हमने क्या देखा कि हमने साइंस नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स की स्टडी पे देखी, और नॉन लिविंग थिंग्स में आगे ब्रांचेज हो गई और लिविंग में आगे ब्रांचेज हो गई। और नॉन लिविंग थिंग्स में भी अगर जो आगे ब्रांचेज जैसे फिजिक्स थी, तो फिजिक्स में भी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी बहुत सारी हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हमने साइंस को डिफरेंट ब्रांचेज में तोड़ा और डिफरेंट ब्रांचेज को फर्दर सिंप्लीफाई किया। अल्टीमेटली हम क्या करते जा रहे हैं, सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं हर चीज़ को। तो जब हम फोर्सेज को स्टडी करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेज, तो बहुत सारी फोर्सेज को हम स्टडी करते हैं इन फिजिक्स, और ये सारी फोर्सेज हम देखते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेज से निकल के आई हैं। और ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज नेचुरल फोर्सेज है, ये नेचर में अकर करती हैं, हम नहीं बनाते, ये नेचर में ही अकर करती हैं। और ये फोर्सेज हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेज, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, इनसे ही फर्दर आगे डिफरेंट फोर्सेज निकलती हैं। सो द फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो हम देखते हैं पहली जो हमारी फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या है? सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ अट्रैक्शन की फोर्स होती है, कुछ अट्रैक्शन होती है बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस के कारण, और इस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे बेसिक एग्जांपल है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का। नेचर में सन ने बाकी सभी प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट में रोक रखा है और सारे प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन के कारण उसके आसपास रिवॉल्व करते जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ने हमारे पास हमें अपने सरफेस पे रोक रखा है, तो हमारे बॉडी और अर्थ की मास में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अल्टीमेटली ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स विच अकर्स इन नेचर एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्टिव नेचर की ही होती है और ये बाय वर्च्यू ऑफ मासेस ऑफ द बॉडी की होती है। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ पार्टिकल ऑफ मास m1 on another particle of mass m2 at a distance r from it is given by Newton's law of gravitation। तो न्यूटन ने इस चीज को स्टडी किया और न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसको कहा गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने बोला कि दो बॉडीज जिनका मास m1 और m2 है और जो दोनों बॉडीज एक r डिस्टेंस पे पड़ी हैं, तो ये बॉडीज एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगी और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F इज टू कैपिटल G m1 m2 upon r square, where m1 is the mass of first body, m2 is the mass of second body, r is the distance between the two bodies। और यहाँ पर कैपिटल G है जिसका एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसको कैपिटल G को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसके वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है ये इक्वल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर है। तो मतलब दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे पे बिल्कुल सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। तो जितनी फोर्स m1 पार्टिकल m2 पे लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उतनी ही m2 पार्टिकल m1 पे लगाता है। सो द टू पार्टिकल्स एक्सर्ट इक्वल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आज हमने फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी की बची हुई हमारी जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। होपफुली आज के जो टॉपिक्स हैं आपको अब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।